से ना रुके हम, मर्जी से चले हम, बादल सा गरजे हम, सावन सा बरसे हम, सूरज सा चमके हम, स्कूल चले हम, स्कूल चले हम, से ना रुके हम, मर्जी से चले हम, बादल सा गरजे हम। हेलो बच्चों, आज की इस वीडियो के अंदर हम पूर्णांतरिक परावर्तन, जो हमने लास्ट टॉपिक पढ़ा था पूर्णांतरिक परावर्तन, उस पूर्णांतरिक परावर्तन की घटना से संबंधित, यानी कि उसकी जो घटनाएं होती है, जो दैनिक जीवन के अंदर हम देखते हैं, दैनिक जीवन के अंदर हम अनुभव करते हैं, उन दैनिक जीवन में अनुभव करने वाली, देखने वाली घटनाओं के बारे में पढ़ेंगे, पूर्णांतरिक परावर्तन की घटनाओं के बारे में। जैसे हम लोगों ने अपवर्तन की घटनाएं पढ़ी थी। अपवर्तन की घटनाओं के अंदर कि आपके पास में सूर्य होता है, सूर्योदय होता है, वो यानी कि वास्तविक सूर्योदय से 2 मिनट पहले और 2 मिनट पश्चात तक दिखाई देता है। इसी प्रकार आपके पास में कोई कांच का पात्र है, उसमें जल भरा हुआ, उसका पेंदा ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है, सिक्का ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है। तो ऐसी जो घटनाएं थी वो अपवर्तनीय घटनाएं हमने पढ़ी थी। अब हम पढ़ेंगे पूर्णांतरिक परावर्तन की घटनाएं। पूर्णांतरिक परावर्तन के बारे में हमने पढ़ लिया। पूर्णांतरिक परावर्तन क्या होता है कि आपके पास में जब कोई प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो उसका आपतन कोण उसके क्रांतिक कोण से अधिक हो, यानी आई है वो IC से ज्यादा हो, तो क्या होता है, अपवर्तित प्रकाश किरण होती है वो पुनः उसी माध्यम में लौट आती है। तो ये घटना पूर्णांतरिक परावर्तन कहलाती है। इस पूर्णांतरिक परावर्तन की घटना के अनुप्रयोग पढ़ते हैं, घटना के जो दैनिक जीवन के उदाहरण पढ़ते हैं। तो पहला आपके पास में उदाहरण है मरीचिका। पहला उदाहरण आपके पास में मरीचिका, जिसे मृग तृष्णा भी बोलते हैं। मृग तृष्णा, ये मरीचिका, यह आपके पास में पूर्णांतरिक परावर्तन पर आधारित घटना का अनुप्रयोग, यानी एक उदाहरण है। हमने अपवर्तन की घटना के अंदर पढ़ा था उन मरीचिका, और इसके अंदर है मरीचिका, दोनों के लगभग सेम कंडीशन है। मरीचिका क्या होती है कि गर्मियों के दिनों के अंदर, गर्मियों के दिनों में क्या होता है कि जो रेतीले प्रदेश होते हैं, यानी कि थार के मरुस्थल या जहां पे गर्मी ज्यादा पड़ती है, तो यानी कि गर्मियों के दिनों के अंदर जो रेतीले प्रदेश होता है उसकी घटना क्या होती है कि पृथ्वी होती है आपके पास में, ये जैसे यहां पे समझाऊं मैं, ये पृथ्वी, तो ये पृथ्वी के कारण यहाँ पे रेत है, रेतीले प्रदेश है, तो यहाँ पे पृथ्वी रेतीली होने के कारण यहाँ पे वायु गर्म हो जाती है। यहाँ पे वायु क्या होती है, पास में वायु क्या होती है, गर्म, और ऊपर की वायु क्या होती है, ठंडी होती है। यानी यहाँ पे गर्म वायु होती है और ऊपर क्या होती है, ठंडी वायु होती है। तो एक घटना होती है कि जब वायु गर्म होती है तो उसकी डेंसिटी, घनत्व होता है उसका, वो कम हो जाता है, और जब वायु ठंडी होती है तो ठंडी कब होगी, जब उसके कण पास पास में होंगे। तो जब वायु ठंडी होती है तो उसकी डेंसिटी क्या होती है, ज्यादा होती है, और डेंसिटी ज्यादा होने के कारण वहां पे माध्यम कौन सा होता है, सघन होता है। तो गर्मियों के दिनों के अंदर, रेतीले प्रदेशों के अंदर घटना क्या होती है कि यहाँ पे ऊपर की ओर ठंडी वायु होती है, ये होता है सघन माध्यम, और नीचे की ओर क्या होता है, विरल माध्यम होता है। नीचे की ओर क्या होता है, विरल माध्यम होता है। अब पूर्णांतरिक परावर्तन की घटना हमने पढ़ी थी कि प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है। तो एग्जाम्पल के रूप में मैं कोई एग्जाम्पल लेता हूं वृक्ष का। जैसे
ये आपके पास में कोई वृक्ष लिया मैंने, ये कोई वृक्ष, तो यहां पे नीचे का भाग, ये ऊपर का भाग, इस तरह की घटना है। एग्जाम्पल के रूप में समझा रहा हूं मैं। ये वृक्ष लिया मैंने, अब ये ऊपर वाला भाग तो सघन माध्यम में आ गया, नीचे वाला भाग क्या आ गया, विरल माध्यम में आ गया। कोई प्रकाश किरण यहां से आ रही है, ये आ रही है प्रकाश किरण। अब जब प्रकाश किरण, मरीचिका के अंदर क्या होता है कि जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में आ रही है, अब प्रकाश किरण क्या आ रही है, सघन माध्यम से विरल माध्यम में पृथ्वी के ऊपर गिर रही है, और पृथ्वी के ऊपर गर्मी ज्यादा है, हीट ज्यादा है, तो इससे क्या हो जाएगा, इसकी वायु का घनत्व है वो कम हो जाता है, तो घनत्व कम होने के कारण यहां पे होगी। अब क्या हुआ कि ये जो चीज है सघन माध्यम से विरल माध्यम में आती है, तो यहां पे जब इसका आपतन कोण, इसका आपतन कोण आई ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, आई सी, यानी आपतन कोण क्रांति कोण से क्या हो जाता है, अधिक हो जाता है। और जब आपतन कोण क्रांति कोण से अधिक हो जाएगा, तो ये जो प्रकाश किरण है वो आगे जाने की बजाय पुनः उसी माध्यम में लौट जाती है, पूर्णांतरिक परावर्तन की घटना हो जाती है। इस तरीके से पूर्णांतरिक परावर्तन की घटना हो जाती है, ये पूर्णांतरिक परावर्तन की घटना हो गई। अब ये पूर्णांतरिक परावर्तन की घटना हो गई यहां पे। अब यहां पे आपके पास में कोई प्रेक्षक है, ये कोई प्रेक्षक रखा हुआ है, ये कोई प्रकाश किरण उसके आंख के रेटिना पे गिर रही है, इस तरीके से ये कोई प्रकाश किरण क्या गिर रही है, उसके आंख के रेटिना पे गिर रही है, सीधी क्या गिर रही है, रेटिना पे गिर रही है। अब ये प्रकाश किरण यहां पे गिर रही है और ये प्रकाश किरण यहां पे गिर रही है, तो ये प्रकाश किरण जब इसके आंख के रेटिना पे गिरेगी तो यहीं पे उसको प्रतिबिंब दिखाई देगा। अब घटना क्या होती है कि यहां पे ये प्रकाश किरण जब इसके आंख के रेटिना पे गिरती है, तो ये जो प्रतिबिंब है, यहां से प्रकाश किरण आई है, ये प्रतिबिंब इसको यहां पे दिखाई देगा, और वो कैसा दिखाई देगा, उल्टा दिखाई देगा, इस तरीके की कंडीशन दिखाई देगी इसको। ये प्रतिबिंब इसको दिखाई देगा इस तरीके का। तो ये जो पेड़ है आपके पास में, ये वृक्ष का यहां पे है, वो यहां पे आभासी वृक्ष दिखाई देगा, वास्तविक नहीं होगा, ये उसका डायग्राम दिखाई देगा, उसका प्रतिबिंब दिखाई देगा। तो ये घटना होती है मरीचिका। मरीचिका मतलब क्या हो गया कि ये आंखों का, ये वास्तविक नहीं दिखाई देता, उल्टा ये जो भाग है यहाँ पे उल्टा वास्तविक दिखाई नहीं देता, ये सिर्फ आंखों का भ्रम होता है, दृष्टि भ्रम होता है, जिसे क्या कहते हैं, मरीचिका कहते हैं। तो यानी कि आपके पास में हुआ गया कि जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो पूर्णांतरिक परावर्तनी घटना होती है, और पूर्णांतरिक परावर्तनी घटना के कारण ही ये जो आपके पास में प्रकाश किरण इस आंख के रेटिना पे गिरेगी, तो यहाँ भी इसका प्रतिबिंब दिखाई देगा, इस वृक्ष का प्रतिबिंब यहाँ पे दिखाई देगा। अब ये उल्टे प्रतिबिंब कहाँ पे दिखाते हैं कि पृथ्वी के ऊपर या सड़क पर या किसी रोड के ऊपर, फर्श के ऊपर जब जल भरा हुआ हो, या हम जल के अंदर देखते हैं, तो जल के अंदर देखने पर हमें हमारे जो प्रतिबिंब होते हैं वो उल्टे दिखाई देते हैं। तो यही घटना होती है कि यहाँ का भाग, यानी कि यहाँ पे उल्टा प्रतिबिंब दिखाई कैसे देगा कि यहाँ का जो भाग है वो जल के आकार यानी जलाकार दिखाई देगा, जल प्लस आकार। यानी कि हमारे उल्टे प्रतिबिंब हम किसी बर्तन में पानी भरा हुआ हो या किसी तालाब के अंदर देखते हैं तो हमारे प्रतिबिंब होते हैं वो कैसे उल्टे दिखाई देते हैं हमें, या किसी रोड के ऊपर पानी भरा हुआ हो तो वहां पे प्रतिबिंब हमें उल्टे दिखाई देते हैं। तो ये सारी चीजें जल में दिखाई देती है उल्टी। तो इसीलिए यहाँ का जो भाग है, यहाँ पे उल्टा प्रतिबिंब दिखाई देता है, तो यहाँ का भाग यहाँ से देखेंगे तो यहाँ का भाग हमें जलाकार दिखाई देगा, और जल के आकार के अंदर इसका प्रतिबिंब यहाँ पे क्या दिखाएगा, उल्टा दिखाई देगा। गर्मियों के दिनों के अंदर ये घटना और पड़ते हैं कि गर्मियों के दिनों के अंदर हम सफर करते हैं तो सड़क के कुछ दूरी के ऊपर आगे की ओर हमें
पानी पड़ा हुआ दिखाई देता है, जल गिरा हुआ दिखाई देता है सड़क के ऊपर, यानी कि सड़क की जो सतह होती है वो हमें जलाकार दिखाई देती है। तो ये भी क्या होता है, आंखों का एक भ्रम होता है। और इसी भ्रम को क्या कहते हैं, इसी दृष्टि भ्रम को क्या कहते हैं, मरीतृष्णा या मरीचिका कहते हैं। तो आपके पास में समझ में आ गया होगा कि ये मरीचिका या मरीतृष्णा क्या होती है। ये आपके पास में पूर्णांतरिक परावर्तन का अनुकूल घटना है, पूर्णांतरिक परावर्तन की घटना है। ये पूर्णांतरिक परावर्तन की घटना है, ठीक है। तो ये आपके पास में क्या है, मरीचिका है। सेकंड पॉइंट है इसका आपके पास में हीरे का चमकना, यानी हीरा हमें चमकता हुआ दिखाई कैसे देता है। देखो नेक्स्ट आपके पास में हीरे का चमकना। हीरे का चमकने का मतलब क्या होता है कि आपके पास में हीरे का जो अपवर्तनांक होता है, हीरे का अपवर्तनांक कांच से अधिक होता है। हीरे का जो अपवर्तनांक होता है वो क्या होता है, कांच से अधिक होता है। और ये चीज मैंने भी आपको बताई थी कि हीरे का जो अपवर्तनांक होता है वो सबसे अधिक होता है। मैंने बताया था कि हीरे का अपवर्तनांक 2.418 होता है। हीरे का अपवर्तनांक क्या होता है, 2.418 होता है। और इसका अपवर्तनांक होता है 1.43 या 1.45 के लगभग होता है। कांच में अलग अलग तरीके के होते हैं, तो इसका अपवर्तनांक 1.4 के नजदीक ही होता है। और इसका अपवर्तनांक होता है, हीरे का अपवर्तनांक होता है 2.418 होता है। तो हीरे का अपवर्तनांक होता है वो कांच से क्या होता है, अधिक होता है। हीरे का क्रांतिक कोण, हीरे का क्रांतिक कोण होता है IC = 2.4 के लगभग होता है, डिग्री के लगभग, सॉरी 24.4 डिग्री के लगभग होता है। समझ में आ गया कि हीरे का अपवर्तनांक 2.418 होता है, हीरे का क्रांतिक कोण IC होता है 24.4 डिग्री के लगभग होता है। अब घटना क्या होती है कि हीरा हमें चमकता हुआ दिखाई क्यों देता है, कि हीरे की जो शेप होती है, हीरे का जो आकार या हीरे को इसी प्रकार से ढाला जाता है। हीरे की जो बाहरी शेप होती है वो इस तरीके से बनाई जाती है कि उसके ऊपर गिरने वाली जो प्रकाश किरण होती है, उसके ऊपर जो प्रकाश किरण गिरती है वो उस प्रकाश किरण का आपतन कोण होता है वो क्रांतिक कोण यानी 24.4 डिग्री से अधिक होता है। हीरे का क्रांतिक कोण कितना होता है, 24.4 डिग्री। लेकिन हीरे की जो शेप होती है, जैसे हीरे की मतलब शेप आपको इस तरीके से बनाई जाए, इस तरीके से, इस तरीके से। अब इसके ऊपर यहाँ पे जब प्रकाश किरण गिरती है, यहां से कोई प्रकाश किरण गिर रही है इसके ऊपर, तो जब प्रकाश किरण इसके यहाँ पे गिरेगी, इस पृष्ठ पे गिरेगी, तो जब इस पृष्ठ के ऊपर ही आप ये प्रकाश किरण गिरती है तो इस प्रकाश किरण का आपतन कोण होता है, आई कोण होता है, वो क्रांतिक कोण IC से क्या होगा, ज्यादा होगा, यानी 24.4 से क्या होगा, ज्यादा होगा। तो जब कोई प्रकाश किरण इसकी बाह्य पृष्ठ पे गिरती है, हीरे की बाह्य परत के ऊपर गिरती है, तो उसके आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक हो जाएगा। जब आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक होगा तो ये क्या होगा, पूर्णांतरिक परावर्तन की घटना होगी, ठीक है। और इस पूर्णांतरिक परावर्तन की घटना के कारण ये प्रकाश क्या होता है, बार बार इसके ऊपर क्या होता है, फैलता रहता है। तो ये इसकी बार बार शेप के ऊपर गिरता है, तो इसको हीरे को इसी प्रकार से तराशा जाता है, इसी प्रकार से बाह्य शेप बनाई जाती है कि इसके ऊपर गिरने वाली जो प्रकाश किरण होती है उसके आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से ज्यादा हो। अब ये प्रकाश किरण क्या होती है, बार बार इस तरीके से निकलती रहती है, बार बार गिरती रहती है, इस तरीके से प्रकाश किरण होती है वो इसके ऊपर गिरती रहती है इस तरीके से। तो ये जब एक प्रकाश किरण इस सारे पृष्ठ पे गिरती है, इसका सारों का पूर्णांतरिक परावर्तन होता है। तो पूर्णांतरिक परावर्तन की घटना के कारण हीरा क्या होता है, हमें चमकता हुआ दिखाई देता है। तो ये आपके पास में पूर्णांतरिक परावर्तन की घटना, एक और हीरे का चमकना, ठीक है। तीसरी घटना है आपके पास में कि कोई कांच की नलिका है,
इसको किसी पात्र के अंदर जल भरा हुआ है उसके अंदर आधी डुबो दी जाती है। यानी कोई कांच की नलिका को, खोखली नलिका को किसी पानी से भरे हुए पात्र के अंदर डुबो दी जाती है तो वो भी हीरे की तरह चमकती हुई दिखाई देती है। क्यों दिखाई देती है? उसकी घटना क्या होती है? यानी अगला पॉइंट क्या है? कांच की खोखली नलिका को जल में डुबाने पर हीरे की तरह चमकना या जल में डुबाने पर चमकीली दिखाई देना। जैसे कि आपके पास में कोई पात्र लिया मैंने, इस पात्र के अंदर जल भरा हुआ है, ये क्या है? जल भरा हुआ है इसके अंदर। अब इसके अंदर मैं कोई कांच की नलिका को डुबो दिया इस तरीके से। ये कोई कांच की नलिका है। कांच की नलिका है, ये कांच की नलिका इस तरीके से डूबी हुई है, बीच में से खोखली है, तो खोखली होने के कारण इसके बीच में हवा भरी हुई है। इसके बीच में क्या भरी हुई है? हवा भरी हुई है। इसके बीच में जल नहीं है, इसके बीच में से क्या है? खोखली है। इसके बाह्य भाग पर जल है। अब घटना क्या हुई? प्रकाश किरण, क्योंकि कांच का अपवर्तनांक कितना होता है? 1.43 होता है। और जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से यानी इस जल से, इस माध्यम से इसके अंदर प्रवेश करती है इस तरीके से, ये गिर रही है। अब इसके अंदर ये प्रवेश की, तो प्रवेश करने के बाद में ये जो प्रकाश किरण सघन माध्यम से किसमें जा रही है? विरल माध्यम में जा रही है। तो ये जो प्रकाश किरण होती है इस सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगी, तो यहां पे ये जो प्रकाश किरण होती है ये क्रांतिक कोण से अधिक कोण पर क्या होगी? आपतित होगी। और जब ये प्रकाश किरण क्रांतिक कोण से अधिक कोण पर आपतित होगी तो इसके अंदर कौन सी घटना होगी? इसके अंदर पूर्णांतरिक परावर्तन की घटना होगी। और जब इसके अंदर पूर्णांतरिक परावर्तन की घटना होगी तो ये बार बार इस तरीके से क्या होगी? टकराएगी। और टकराने के बाद में हीरे की तरह क्या होगी? चमकती हुई दिखाई देगी। तो इसी प्रकार कांच की खोखली नलिका को जल में डुबाने पर वह चमकती हुई दिखाई देती है। तो घटना यही होती है कि सघन माध्यम से कोई प्रकाश किरण आएगी, वो इस खोखली नलिका के अंदर जाएगी, क्योंकि इसके अंदर वायु भरी हुई है, हवा भरी हुई है, विरल माध्यम है। तो प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगी। तो जैसे इस कांच की नलिका के ऊपर टकराएगी तो जब उसका आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक होगा, जब उसके आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक होता है तो ये जो खोखली नलिका होती है वो हमें चमकती हुई दिखाई देती है। और दूसरी घटना, जब इस खोखली नलिका के अंदर जल भर दिया जाए, इस पूरी के अंदर क्या भर दिया जाए? जल भर दिया जाए। ये पूरी जल के अंदर डुबो दी जाती है। ये तो पूरी जब जल के अंदर डुबो दी जाएगी तो अब प्रकाश किरण क्या होगी? एक माध्यम से सीधी क्या हो जाएगी? बाहर निकल जाएगी, क्योंकि ये तो पूरी सघन माध्यम के अंदर ही है। तो यहाँ पे पूर्णांतरिक परावर्तन घटना होगी नहीं, तो ये हमें चमकती हुई दिखाई नहीं देती है। तो ये चीज होती है आपके पास में। पूर्णांतरिक परावर्तन की घटना हो रहा है प्रकाशिक तंतु। प्रकाशिक तंतु क्या होती है? ये एकदम सूक्ष्म तरंगी, यानी कि एकदम सूक्ष्म नलिका होती है, एक रेशेदार नलिका होती है जिसका व्यास क्या होता है?
0.01 मिलीमीटर होता है। इतने कम व्यास के एकदम सूक्ष्म यानी धागों के समान, रेशों के समान ये नलिकाएं होती है। ये क्या होती है? कांच की नलिकाएं होती है। इनका अपवर्तनांक, जैसे कांच का अपवर्तनांक मैंने आपको बताया था 1.4 के लगभग होता है, और कांच का क्रांति कोण होता है वो लगभग 42 डिग्री के पास में होता है। कांच का जो आपके पास में क्रांतिक कोण का मान होता है वो क्या होता है? 42 डिग्री होता है। तो ये क्या होता है आपके पास में? प्रकाशिक तंतु। ये प्रकाशिक तंतु होता है कि प्रकाश किरणों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक प्रेषित करने के लिए, एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजने के लिए बिना ऊर्जा हानि के, यानी कि आपके पास में जैसे एग्जांपल के रूप में ये है ये एक नलिका है, रेशेदार नलिका है, जिसे बोलते हैं OFC, ऑप्टिकल फाइबर केबल, OFC। ये क्या होता है? इसका जो व्यास होता है वो 0.01 मिलीमीटर के लगभग होता है। अब घटना क्या होती है कि इसका उपयोग पहले तो किया किस लिए जाता है कि ये कोई प्रकाश किरण होती है या प्रकाश रेखा होती है आपके पास में, इसको एक स्थान से, जैसे यहां से इसको यहां तक भेजने के लिए और बिना ऊर्जा हानि के, जैसे कि एग्जाम्पल के रूप में आपके पास में ये कोई प्रकाश किरण है, यहां से जा रही है, वो इसकी आपके पास में तीव्रता है वो 10 हर्ट्ज मान ली मैंने, तो यानी कि बहुत कम ऊर्जा हानि के यहां पे क्या हो जाएगी? ये 9.58। अगर किसी मैं बड़ी पाइप में से, बड़ी कांच की नलिका में से गुजारता हूं किसी प्रकाश किरण को, तो वो क्या होगी? बार बार में टकराएगी, बार बार में इसका पूर्णांतरिक परावर्तन होगा, कभी परावर्तन होगा, तो उसकी जो आपके पास में तीव्रता होती है, इंटेंसिटी पावर होती है, वो क्या होती है? कम हो जाती है, घट जाती है। और जब वो लास्ट में निकलती है तो उसकी तीव्रता क्या होती है? बहुत कम हो जाती है। लेकिन इस प्रकाशिक तंतु ऑप्टिकल फाइबर केबल का प्रयोग क्यों करते हैं? क्योंकि प्रकाश किरण को या प्रकाश ऊर्जा को एक स्थान से दूसरे स्थान तक बिना ऊर्जा हानि के पहुंचाने के लिए इस ऑप्टिकल फाइबर केबल का प्रयोग किया जाता है। जिस प्रकार आपके पास में सूक्ष्म तरंगे होती है, माइक्रो तरंगे होती है, माइक्रोवेव तरंगे होती है, उनको भेजने के लिए केबल का प्रयोग करते हैं। जैसे कि एग्जांपल के रूप में हम माइक्रोफोन यूज करते हैं या फोन यूज करते हैं, तो फोन यूज करने के लिए आपके पास में केबल होती है, जैसे BSNL वाली केबल होती है। तो यहां से माइक्रो तरंगे होती है, इन माइक्रो तरंगों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक जब भेजते हैं तो बहुत कम ऊर्जा हानि होती है। और जब व्यक्ति एक फोन पे बात करता है तो दूसरे के पास में आवाज क्या होती है? तुरंत पहुंच जाती है बिना ऊर्जा हानि के। तो यानी कि माइक्रो तरंगे होती है, सूक्ष्म जो तरंगे होती है, उसको केबल के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान तक बिना ऊर्जा हानि के पहुंचाया जाता है। उसी प्रकार आपके पास में प्रकाश तरंगे होती है, लाइट वेव होती है आपके पास में, इनको प्रकाश तरंगों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजने के लिए बिना ऊर्जा हानि के, यानी ऊर्जा खत्म ना हो इनकी, तो इसके लिए हम ऑप्टिकल फाइबर केबल का प्रयोग करते हैं। अब ऑप्टिकल फाइबर केबल का प्रयोग करते हैं तो इसके अंदर आपके पास में क्या होते हैं? 2 परत होती है। ये एक रेशेदार एकदम बिल्कुल बारीक नलिका होती है आपके पास में, तो इसके अंदर 2 परत होती है। 2 परत, एक परत होती है आपके पास में क्रोड की परत और दूसरी होती है क्लोडिंग की परत होती है। 2 परत होती है आपके पास में। अब ये 2 परत होती क्या है कि जैसे एग्जांपल के रूप में आपके पास में कोई कांच की नलिका है, मैंने ले ली, ये कोई कांच की नलिका ली मैंने, इसके ऊपर इस तरीके से होती है, ये जो भाग होता है, इसका ऊपर वाला भाग होता है, ये बाह्य भाग कहलाता है क्लोडिंग। ये क्या कहलाता है? क्लोडिंग कहलाता है। ये जो भाग होता है इसका बाह्य भाग, वो कहलाती है क्लोडिंग। और ये जो अंदर वाला भाग होता है वो कहलाता है आपके पास में क्रोड।
अब घटना क्या होती है इसकी, ये एकदम बिल्कुल बारीक होती है, मैंने आपको बताया 0.01 मिलीमीटर की होती है। अब घटना होती है कि इस क्रोड का जो अपवर्तनांक होता है, क्रोड का अपवर्तनांक वो क्या होता है, क्लोडिंग का अपवर्तनांक से क्या होता है, अधिक होता है। ये क्रोड का जो अपवर्तनांक यानी अंदर वाले भाग का जो अपवर्तनांक होता है वो बाह्य भाग से क्या होगा, अधिक होता है। अब प्रकाश किरण इसके अंदर इस तरीके से भेजी जाती है, क्रोड के अंदर डाली जाती है, ये इस तरीके से। तो घटना क्या हुई कि इसके अंदर जब प्रकाश किरण जाती है, क्रोड से टकराएगी, तो टकराने के बाद में ये इसका आपतन कोण होगा वो क्रांतिक कोण से क्या होगा, ज्यादा होगा। इसका जो आपतन कोण क्या होगा, क्रांतिक कोण से ज्यादा होगा। ये बार बार इस तरीके से टकराती जाएगी, पूर्णांतरिक परावर्तन की घटना होती जाएगी। इस तरीके से टकराएगी ये और पूर्णांतरिक परावर्तन की घटना होगी और ये इस तरीके से निकल जाती है। तो इस तरीके से इस OFC का प्रयोग करते हैं, इसे कहते हैं OFC। OFC का प्रयोग हम बोझल काम में लेते हैं। तो ऑप्टिकल फाइबर केबल आपके समझ में आ गया होगा। ऑप्टिकल फाइबर केबल क्या होती है, OFC क्या होती है कि ये प्रकाश तरंगों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक बिना ऊर्जा हानि के भेजने के लिए प्रकाश तरंगों का प्रयोग करते हैं। जिस प्रकार हम माइक्रो तरंगे होती है, माइक्रोवेव होती है, सूक्ष्म जो तरंगे होती है, उनको एक स्थान से दूसरे स्थान तक बिना ऊर्जा हानि के केबल के प्रयोग करते हैं, उसी प्रकार OFC का प्रयोग करते हैं। OFC के अंदर दो परत होती है, एक होती है क्लोडिंग की परत, एक होती है क्रोड की परत। एक इसके अंदर OFC के अंदर जो बाह्य परत होती है, वो क्लोडिंग कहलाती है और जो आंतरिक परत होती है वो क्रोड कहलाती है। क्रोड का जो अपवर्तनांक होता है वो क्लोडिंग के अपवर्तनांक से ज्यादा होता है। तो जब प्रकाश किरण इसके आंतरिक भाग पे गिरती है तो इसके आंतरिक भाग पे जैसे ही गिरेगी तो उसके आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से क्या होगा, अधिक होगा और क्रांतिक कोण से अधिक होने के कारण पूर्णांतरिक परावर्तन की घटना होती है और इस पूर्णांतरिक परावर्तन की घटना के कारण ही ऊर्जा होती है या इसकी प्रकाश ऊर्जा होती है वो बिना खर्च हुए आगे निकल जाती है। अब इसका प्रयोग कहां पे किया जाता है, इसका उपयोग क्या है, यानी कि आपके पास में इसका उपयोग आते हैं बहुत बार इसके कि OFC के उपयोग क्या है। तो OFC का पहला उपयोग है कि प्रकाश ऊर्जा को एक स्थान से दूसरे स्थान तक बिना ऊर्जा हानि के भेजने के लिए OFC का प्रयोग किया जाता है, यानी प्रकाशीय तंतु का प्रयोग किया जाता है। दूसरा है कि मानव शरीर के गुप्तांग होते हैं या मानव शरीर के आंतरिक जैसे अग्नाशय है, अमाशय है, ये जो आंतरिक अंग होती है यानी जिसके ऊपर लाइट गिरती है, जब हम अल्ट्रासाउंड करवाते हैं तो लाइट गिरती है, फोकस करती है, वो क्या होती है बॉडी को पार करती है, यानी कि बॉडी को मतलब हमारी आगे वाले भाग को पार करके वो क्या करती है अल्ट्रासाउंड वेव गिरने जाती है इसके अंदर। तो यानी कि मानव के आंतरिक अंगों अग्नाशय अमाशय इनके आंतरिक अंगों की जांच करने के लिए OFC का प्रयोग करते हैं। तीसरी घटना है सजावटी जो लैंप आते हैं। सजावटी लैंप मतलब जो प्रकाश किरण होती है, एक नलिका लगी होती है सजावटी लैंप के अंदर, वो नलिका के अंदर से प्रकाश किरण जाती है, वो बार बार टकराती रहती है और बार बार टकराने के बाद में वो इस तरीके से हिलती रहती है और प्रकाश क्या होता है सजावटी लैंपों के अंदर बाहर दिखाई देता है। तो सजावटी लैंपों के अंदर इस OFC का प्रयोग किया जाता है। तो ये इसके उपयोग है आपके पास में। इसके बाद में पूर्णांतरिक परावर्तन का एक और उदाहरण है परावर्तक प्रिज्म। एक उदाहरण और क्या है बुक के अंदर, क्या NCERT बुक के अंदर एक उदाहरण और दिया हुआ है परावर्तक प्रिज्म। परावर्तक प्रिज्म मतलब एक कांच का समकोणिक प्रिज्म। समकोणिक मतलब एक कोण कितने डिग्री का, 90 डिग्री का। तो यानी कि कांच का एक समकोणिक प्रिज्म होता है जिसके ऊपर एक प्रकाश किरण को आपतित कराया जाता है और प्रकाश किरण को आपतित करवाने के बाद में वो प्रकाश किरण पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना को निरूपित करके या तो 90 डिग्री के कोण पे मुड़ जाती है या 180 डिग्री यानी 180 डिग्री के कोण पे मुड़ जाती है। तो ये जो घटना होती है वो परावर्तक प्रिज्म कहलाती है। जैसे कि
परावर्तक प्रिज्म क्या है कि ये एक समकोणिक कांच का प्रिज्म होता है। समकोणिक कांच का प्रिज्म होता है। अब कांच का जो आपके पास में अपवर्तनांक मैंने बताया था, कांच का अपवर्तनांक होता है वो 1.4 तथा क्रांतिक कोण होता है वो लगभग 42 डिग्री के पास में होता है। लगभग कितना होता है 42 डिग्री, यानी 41 पॉइंट समथिंग होता है, तो लगभग क्या मानते हैं 42 डिग्री मानते हैं। तो परावर्तक प्रिज्म के अंदर ये कांच का समकोणिक प्रिज्म होता है। इसके ऊपर कोई प्रकाश किरण आपतित करवाते हैं। जैसे कि एग्जांपल के रूप में ये आपके पास में एक कांच का समकोणिक प्रिज्म है। ए, बी और सी, ये कांच का एक समकोणिक प्रिज्म है, यानी ये कोण कितने डिग्री का आपके पास में 90 डिग्री का है। अब इसके ऊपर इस एसी भुजा के अंदर हम कोई एसी भुजा के ऊपर कोई प्रकाश किरण को आपतित करवाते हैं। आपतित करवाया, यहां पे क्या बन गया, ये अभिलंब बन गया। अब देखो क्या घटना हुई कि जब कोई प्रकाश किरण प्रिज्म की किसी सतह पर क्रांतिक कोण से अधिक कोण पर आपतित होती है। अब देखो कांच का क्रांतिक कोण कितना होता है 42 डिग्री। ये कांच का प्रिज्म है और कांच का क्रांतिक कोण कितना होता है 42 डिग्री। अब इस कांच के प्रिज्म के ऊपर यहां पे कितने डिग्री पे गिर रही है 45 डिग्री पे। कितने डिग्री पे गिर रही है 45 डिग्री पे। अब आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से क्या है ज्यादा। अब आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से ज्यादा होती है तो ये जो प्रकाश किरण होती है वो पूर्णांतरिक परावर्तन की घटना को निरूपित करती है और 90 डिग्री मतलब इस तरीके से निकल जाती है, ये घटना होती है। तो ये कहलाता है परावर्तक प्रिज्म, यानी पूर्णांतरिक परावर्तन की घटना को निरूपित करने वाला जो प्रिज्म होता है वो क्या होता है आपके पास में परावर्तक प्रिज्म कहलाता है। तो ये एंगल कितने डिग्री का हो गया 45 डिग्री का। तो ये प्रकाश किरण कितने डिग्री पे मुड़ गई 90 डिग्री पे मुड़ जाती है इस तरीके से। इसी तरीके से आपके पास में यहां पे कोई प्रकाश किरण गिर रही है, ये कोई प्रकाश किरण इस सतह के ऊपर गिरी, यानी मैंने मान सतह ए बी सी। सबसे पहले कोई प्रकाश किरण ए बी सतह के ऊपर गिरती है, यहां पे इसका क्या बन गया ये आ गया। कितनी डिग्री कोण बन गया आपके पास में 45 डिग्री। अब ये यहां से क्या देगी इस तरीके से 45 डिग्री पे घूम गई है, 90 डिग्री पे हो गई। अब यहां पे भी क्या बनेगा बार बार क्या होगी ये परावर्तित होगी। तो यहां पे क्या हो जाएगा 45 डिग्री कोण बन गया। अब ये कितने पे घूमेगी 45 पे घूमेगी। तो ये कितना हो गया यहां से चली थी वापस घूमेगी कितने पे आएगी 180 डिग्री पे। तो परावर्तक प्रिज्म क्या होता है कि यदि किसी प्रकाश किरण को परावर्तक प्रिज्म पर आपतित करा जाता है तो वह प्रिज्म किसी प्रकाश किरण को 90 डिग्री या 180 डिग्री पर क्या कर दे घुमा दे किसी प्रकाश किरण को। तो एक ऐसा प्रिज्म क्या कहलाता है परावर्तक प्रिज्म कहलाता है। तो ये आपके पास में 90 डिग्री पे घुमा दिया, इसने कितने पे घुमा दिया 180 डिग्री पे घुमा दिया। तो ये आपके पास में घटना क्या है परावर्तक प्रिज्म की है। तो ये सारे के सारे उदाहरण है हम पूर्णांतरिक परावर्तन की घटना पे आधारित पढ़ते हैं। पूर्णांतरिक परावर्तन के अंदर दो कंडीशन है। पूर्णांतरिक परावर्तन उत्पन्न होने का कारण क्या है कि कोई भी प्रकाश किरण होती है वो सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करनी चाहिए, और दूसरा आपके पास में है कि प्रकाश किरण होती है उसके आपतन कोण का मान होता है वो क्रांति कोण से अधिक होना चाहिए। और ये सारी की सारी घटनाएं क्या होती है पूर्णांतरिक परावर्तन पर आधारित है। तो आज की इस वीडियो के अंदर पूर्णांतरिक परावर्तन पर आधारित घटनाओं के बारे में हम अध्ययन किया और इनके बारे में हमने जाना है।